नमस्कार साथियों। मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, इससे पहले जो वीडियो थे, जो 8 क्लास हुई हैं, में अपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के एक्ट तक की चर्चा की थी। ये जो 8वां वीडियो था, 8वीं क्लास थी, 1935 के एक्ट से संबंधित थी। और इसमें मैंने आपको बताया था बहुत सारे प्रावधान। आपको पता है कि वर्तमान भारतीय संविधान में अधिकांश 80% मैटर है वो डायरेक्ट आपके 1935 के एक्ट से दिया गया है। इसको बहुत ही अपन ऐसे लघु संविधान के रूप में देख सकते हैं कि वो एकदम भारतीय संविधान का अतीत है। इससे ज्यादातर चीजें ली गई थी। इसमें अपने एक चीज देखी थी कि जो प्रांतीय विधानसभा थी, प्रांतीय विधानमंडल, विधानमंडल, प्रोविलेंस लेजिस्लेचर, इस प्रोविलेंस लेजिस्लेचर को अपने देखा द्विसदनात्मक किया गया था। एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद ये अपर हाउस होता है और विधानसभा लोअर हाउस होता है। निम्न सदन है और उच्च सदन। आज भी अपन देखते हैं कई राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल का गठन किया गया है। तो ये द्विसदनात्मक ये जो विधानमंडल की बात है वो अपने 1935 के एक्ट में पढ़ी थी। अब बात आती है कि ये जो 1935 का एक्ट है, इसे 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी किया जाएगा। तो 19 अप्रैल 1937 से पहले यहाँ पे क्या होंगे, उस टाइम पर जो 11 प्रांत है, कुल मिलाकर के प्रांत कितने उस टाइम पर, 11 प्रांत। तो इस 11 प्रांतों में क्या होगा, चुनाव होंगे। चुनाव किस लिए, विधानमंडल के लिए, विधानसभा और विधान परिषद के लिए। तो ये जो चुनाव होंगे, इन चुनावों के अंतर्गत कुल मिलाकर के उस टाइम पर मतदाताओं ने जो भाग लिया, जो कुल मतदाता थे वो थे 3 करोड़, 3 करोड़ मतदाता। और ये जो चुनाव है 11 प्रांतों में, उनमें कुल सीट ये थी 1585। कुल सीट कितनी है, 1585। देखो, पहली बार विधानसभाओं के लिए ये चुनाव हो रहे हैं 11 प्रांतों में। और 11 प्रांतों में कुल मिलाकर के 1585 सीट है। और 1585 सीटों के लिए चुनाव ये थे फरवरी 1937 में। और इन चुनाव के अंतर्गत इनका परिणाम क्या रहा, प्रकार का रिजल्ट आया, कौन से प्रांत में किस दल की सरकार बनी थी, कांग्रेस को कितना बहुमत मिला, अन्य पार्टियों की किस प्रकार का उनको जो रिजल्ट मिला, ये सारी चर्चा अपन इसमें देखते हैं। तो देखो, बात आती है आपकी इन चुनाव के अंतर्गत। पहली बात तो 11 जो प्रांत थे, इन 11 प्रांतों में से 5 प्रांत में सरकार किसकी बनती है, 5 प्रांत में सरकार बनती है कांग्रेस की। तो टाइम पे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। और कांग्रेस को 11 में से 5 प्रांतों में बहुमत मिलता है। और इनमें से 3 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनती है, परंतु वह किससे बनती है, गठबंधन से बनती है। गठबंधन से सरकार बनती है। देखो आप, ये जो 5 प्रांत है, इन 5 प्रांत कौन कौन से थे उस टाइम पर तो ये 5 प्रांत देखो आप, जहां पे कांग्रेस को बहुमत मिला था, एक तो मद्रास, दूसरा मध्य प्रांत, तीसरा संयुक्त प्रांत। देखो, मध्य प्रांत आज का एमपी और संयुक्त प्रांत आज का
यूपी, और एक आपके यहाँ पे बिहार है, और एक हो गया उड़ीसा। देखो, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि प्रांतीय विधान मंडल के जो चुनाव हुए, प्रांतीय विधानसभाओं के जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को कितने प्रांतों में बहुमत मिला था? तो उसका आंसर आना चाहिए 5 प्रांतों में। ये 5 प्रांत हैं जहां पर कांग्रेस को बहुमत मिला। कहने का मतलब किसी प्रकार के अन्य दलों के सहयोग की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ी, इन्होंने खुद ने ही अपनी सरकारें बना ली। 3 प्रांत में गठबंधन की सरकार बनी। तो देखो, इसमें कौन कौन से प्रांत थे? 3 प्रांत थे। एक बंबई, इसमें कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई। दूसरा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। और तीसरा स्टेट कौन सा था उस टाइम पे? असम, असम। अब यहां पे प्रश्न कैसा बनता है कि 11 प्रांतों में से, तो टाइम पे जो 11 प्रांत थे, उनमें से कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी? तो उत्तर क्या आना चाहिए आपका? सरकार बनी 8 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में। यदि कांग्रेस को बहुमत कितने में मिला? तो वो 5 प्रांत। 3 प्रांत में उसने गठबंधन की सरकार बनाई, अन्य दलों के सहयोग से बहुमत साबित किया, और उसके बाद इन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब देखो, इनकी अलग अलग अपन देखते हैं कि किनको कितनी सीट थी, कितनी मिली, कौन मुख्यमंत्री बना, वो सारी चर्चा देखते हैं। पहली बात आती है आपके, देखो असम की बात करते हैं। इस असम में कुल मिलाकर के सीट 108, और 108 सीटों में से कांग्रेस को मिली 33 सीट। और यहां पे मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? मोहम्मद सादुल्ला को। अब देखना, आप 108 सीटों में से मैंने आपको बताया ना 1585, वो 1585 सभी विधानसभाओं के योग की बात है। और इनमें से 1585 में से असम में 108 है, इसमें कांग्रेस को 33 मिली, मोहम्मद सादुल्ला को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे सरकार किस प्रकार की बनी थी? गठबंधन की सरकार। किसके साथ? कांग्रेस के साथ। ये गठबंधन की सरकार बनी है, और मोहम्मद सादुल्ला को मुख्यमंत्री बना दिया। बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में मैंने आपको बताया कि 250 सीट है टोटल, और इन 250 में से कांग्रेस को कितनी मिली थी? 54 सीट मिली थी। और इनमें यहाँ पे मुख्यमंत्री बना फजलुल हक, फजलुल हक। ये कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, तो यहाँ पे सरकार बनी मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग। और इसने गठबंधन किया कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी। देखो, बंगाल में मुस्लिम लीग को बहुमत नहीं मिला, परंतु इसने एक अन्य पार्टी कृषक प्रजा पार्टी, इनके सहयोग से मुस्लिम लीग ने अपना मुख्यमंत्री फजलुल हक को बना दिया। नेक्स्ट बिहार की बात करते हैं। बिहार में आपको पता है कि कांग्रेस को बहुमत मिला था, 152 में से 98 सीट मिली, और डॉक्टर कृष्ण सिन्हा को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया। ये डायरेक्ट आंकड़े हैं, जिनको अपने को थोड़ा बार बार 2-4 बार अपन देखेंगे तो याद हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर अपन बात करते हैं बम्बई की। बम्बई में मैंने आपको बताया कि इसमें भी गठबंधन की सरकार बनी। कुल सीट थी 175 ही, और 175 में से 86 सीट थी किसको? कांग्रेस को मिली थी। और बहुमत से यहाँ पे खरे बीजी खरे को गठबंधन की सरकार का मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे भी गठबंधन सरकार बनी, किसकी? कांग्रेस की। अब बात आती है मध्य प्रांत की। मध्य प्रांत में कुल मिलाकर के सीट 112, जिसमें से कांग्रेस को 70 सीट मिली। कहने का मतलब बहुमत ही मिल गया कांग्रेस को। और एन बी खरे, इनको मुख्यमंत्री बनाया गया।
इनके हटने के बाद रविशंकर शुक्ल को बाद में मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इस प्रकार से ये 5 प्रांत अपने देखे, कितनी सीट है, कांग्रेस को कितनी मिली और कौन मुख्यमंत्री बना। नेक्स्ट, अब देखते हैं छठा प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। इसमें कुल मिलाकर के सीट 50, इसमें से कांग्रेस को 19, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस ने डॉक्टर खान साहब को मुख्यमंत्री बना दिया, गठबंधन की सरकार बना ली, गठबंधन की सरकार। देखो, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से संबंधित आपने एक चीज देखी होगी कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसका जो दल था लाल कुर्ती नाम से दल था, तो उसके साथ मिलकर के और गठबंधन की सरकार यहाँ पे बना ली कांग्रेस। फिर बात आती है उड़ीसा की। उड़ीसा में कुल मिलाकर के 60 सीट, इसमें से कांग्रेस को मिली 36 सीट और मुख्यमंत्री बीएन दास को बना दिया गया। उड़ीसा में सरकार किसकी बनी, कांग्रेस की, बहुमत मिल गया इसलिए कांग्रेस की सरकार। पंजाब की बात करते हैं, 175 सीट थी टोटल और कांग्रेस को मात्र 18 सीट मिली, किसी प्रकार का कोई बहुमत नहीं मिला। एक अन्य प्रकार की पंजाब की पार्टी, और उस पार्टी का नाम था यूनियनिस्ट पार्टी, संघवादी पार्टी। और इस यूनियनिस्ट पार्टी को कुल मिलाकर के 1937 के जो चुनाव हुआ था उसमें 101 सीट मिली थी। और इसने क्या किया, सिकंदर हयात खान को मुख्यमंत्री बना दिया। तो पंजाब में किन की सरकार बनी, यूनियनिस्ट संघवादी पार्टी की सरकार बनी। सिंध मैंने आपको बताया था कि सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत 1935 के एक्ट में बनाए गए थे। तो सिंध में कुल सीट थी 60, इन 60 सीटों में से कांग्रेस को 7 ही सीट, और ये मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाला क्षेत्र था। यहाँ पे एक तो मुस्लिम पीपुल्स पार्टी और एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दोनों ने मिलकर के एक गठबंधन की सरकार बनाई, जिसमें पहले तो मुस्लिम पीपुल्स पार्टी का मुख्यमंत्री बना गुलाम हुसैन, और उसके बाद मुस्लिम लीग का अली खान को मुख्यमंत्री बनाया गया था। संयुक्त प्रांत की बात करें तो देखो, संयुक्त प्रांत में कुल मिलाकर के सीट 228 यूपी, और संयुक्त प्रांत में 134 सीट मिली कांग्रेस। कहने का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस को बहुमत मिल गया और कांग्रेस ने गोविंद वल्लभ पंत को मुख्यमंत्री बना। इसके बाद देखते हैं मद्रास जो प्रांत था में कुल सीट है 215, और इन 215 में से कांग्रेस को मिली 159 सीट। और सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से जाना जाता है, इनको मुख्यमंत्री बना दिया। और आपको बताया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ने वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वो है सी राजगोपालाचारी। इनकी पार्टी थी एक जो आगे चल करके आप देखोगे स्वतंत्र पार्टी। तो देखो, सी राजगोपालाचारी को यहाँ पे मुख्यमंत्री। अब अपन बात करते हैं कि ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में मुस्लिम लीग की हार हुई थी, कांग्रेस जीती थी इसमें। तो वो देखो किस प्रकार का बिहेव करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। देखो, इनने क्या किया, कांग्रेस ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा कीजिए। एक पैक्ट किया, एक समझौता किया, और उसके बाद जहां पे मुस्लिम आबादी अल्पसंख्यक है
वहां पे हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो इस प्रकार से एक समझौता किया और बोले कि आपको हमें उसे जो मंत्रिमंडल बनाएंगे उसमें आपके मंत्री बना देंगे। परंतु उसके बाद इस पैक्ट को कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। का रीजन ये था कि मुस्लिम लीग को किसी प्रकार की कोई बड़ी जीत इसमें हासिल नहीं हुई थी, इसलिए इस बात को कांग्रेस ने एक्सेप्ट न करके और इंडियन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इनके सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से इनकार कर दिया कि भाई हम आपको यहाँ पे मंत्री नहीं बनाएंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, ये आगे चल करके विरोध करते हैं। और विरोध किस प्रकार से करते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक तरीके से वो प्रशासन है और एक दोष और लगाया कि न तो ये सही तरीके से शासन को चला सकती, भ्रष्टाचार में लिप्त है और अन्यायपूर्ण तरीके से इसने अपनी सरकार बनाई है। इस प्रकार के दो आरोप किसने लगाए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। किस पर लगाई ये दोनों आरोप, ये लगाए कांग्रेस पर। अब होता क्या है कि इस प्रकार की जब प्रक्रिया हुई तो थोड़े दिन बाद में ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है जो 1945 तक। एक घटनाक्रम आपको बताया, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ था और इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र डायरेक्ट इसमें शामिल थे। तो 1939 से 1945 के मध्य युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध। और इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों ने ऐसा चाहा इस सेकंड वर्ल्ड वार, इस वर्ल्ड वार में इंडिया ब्रिटेन की साइड से युद्ध में शामिल हो। इंडिया ब्रिटेन की साइड से युद्ध में शामिल होगी, इस प्रकार की घोषणा यहाँ पे उस टाइम पर जो वाइस राय थे लॉर्ड डीन लिथिगो, लॉर्ड डीन लिथिगो, ये जो वाइस राय थे उन्होंने घोषणा की कि इंडिया है वो ब्रिटेन की साइड से इस युद्ध में शामिल होगा। अब होता क्या है कि एक तरफ पे मुस्लिम लीग कांग्रेस से नाराज है और यहाँ पे इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, भारतीयों से पूछे बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया अंग्रेजों ने। तो इस चीज का विरोध कौन करेगा, कांग्रेस करेगी। अब देखो वो किस प्रकार से विरोध कर, तो कांग्रेस ने सेकेंड वर्ल्ड वार इसका किया विरोध। इस चीज का विरोध किया कि हमें पूछे बगैर आपने भारतीयों को, भारत को ब्रिटेन के साथ युद्ध में खड़ा कर दिया। तो ये विरोध करते हुए क्या हुआ कि इन लोगों ने जो 8 प्रांत थे, मैंने आपको बताया ना कि 8 प्रांतों में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया गया। कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने इस बात का विरोध किया, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का जो विरोध किया। और विरोध करते हुए 8 प्रांत के जो मंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और ये इस्तीफा दिया कब, ये अक्टूबर 1939 में, अक्टूबर 1939 में। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसे ही कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो इससे खुश कौन होगा, इससे खुश होगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्यों, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि उसके मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं बढ़े और उसको किसी प्रकार की चुनाव में सफलता हासिल नहीं हुई। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, खुशी मनाई। और खुशी मनाते हुए जिन्होंने कहा 22 दिसंबर
22 दिसंबर 1939 को, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। देखो आप, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस इसलिए मनाया जाएगा, जिन्होंने अपने मुस्लिम लीग के कैंडिडेटों को कहा, अपने मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में कहा कि हमें मुक्ति दिवस मनाएंगे, क्योंकि अब हम कांग्रेस से मुक्त हो गए, कांग्रेस की सरकार किसी भी प्रांत में नहीं रही। तो इस प्रकार की बात इसके अंतर्गत ही की जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि कांग्रेस की यहाँ पे सरकारें ये अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, वो क्या करती है, अभी अंग्रेजों के साथ हो जाती है। वो अंग्रेजों के साथ हो जाती है और वो बोलती है कि हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार में हम भारत के लोग हैं, वो उसमें ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे आती है। अब नेक्स्ट देखो आप, ये अब ये इंपॉर्टेंट बात ये कि दो घटनाएं हैं। अब लॉर्ड लीन लिथिगो है, लॉर्ड लीन लिथिगो, ये उस टाइम पे कौन है, वायस राय है। तो इसने इसका समाधान निकाला कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की साइड से नहीं लड़ रही। कहने का मतलब है ये पार्टी क्या कर रही है, अंग्रेजों की हेल्प नहीं कर रही और द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें शामिल नहीं हो रही। तो अपन ऐसा करते हैं, इस पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी है तो हमें क्या चाहिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में इन लोगों की चाहिए हेल्प। इसलिए जो लॉर्ड लीन लिथिगो है वो एक योजना लेकर के आते हैं, और वो योजना कौन सी है, जिसे अपन इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव। और ये है आपके 1940 का। अब देखो कौन सी चीज किस प्रकार से होती है। अब हुआ क्या, लॉर्ड लीनलिथी को जो वाइस राय हैं वो बोलते हैं कि भाई अभी जो संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, जो संवैधानिक संकट पैदा क्यों हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभाओं में 8 प्रांतीय विधानसभाओं में इस्तीफा दे दिया। तो इस संवैधानिक संकट से बचने के लिए और साथ में जो युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए, युद्ध में सहयोग प्राप्त करना, देखो दो बातें। एक तो इसने सोचा कि ये जो संवैधानिक संकट है इसको टाला जाए, दूसरी बात है इन लोगों को युद्ध में शामिल किया जाए। तो इन्होंने कहा, एक योजना लेकर के आए, एक प्रस्ताव लेकर के आए कि आप ऐसा कीजिए कि हम आपको कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है वो बताते हैं, और इस प्रस्ताव में जो भी बातें यदि आपको एक्सेप्ट है तो आप हमारे साथ होइए। तो देखो किस प्रकार की शर्त है। तो लॉर्ड लीनलिथिगो ने अगस्त प्रस्ताव के तहत अपनी योजना को प्रस्तुत किया 8 अगस्त 1940 को। और प्रस्ताव में बातें कौन सी थी, तो वो बात देखो आप। पहली बात है कि वायस राय की जो कार्यकारी परिषद है, वायस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद, जो एग्जीक्यूटिव परिषद जो काउंसिल है वायसराय की, उसमें भारतीयों की भागीदारी, उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया जाएगा। भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये था कि जो भारतीय थे वो केंद्रीय विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा, उनमें उनका रोल था ही, उनका प्रतिनिधित्व था।
परंतु वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसके बारे में अपन ने पहले चर्चा की है। उस परिषद के अंतर्गत ये भारतीयों की भागीदारी केवल 2 ही कैंडिडेट थे केवल। तो कहने का मतलब बोले कि हमें इसमें भागीदारी आपकी ज्यादा कर देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी कंडीशन, दूसरा प्रस्ताव इन्होंने बताया, युद्ध सलाहकार परिषद, युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा। देखो इन्होंने क्या बताया कि हम क्या करेंगे, एक युद्ध सलाहकार परिषद का निर्माण करेंगे और वो परिषद में आपके सदस्य भी होंगे, हमारे सदस्य भी होंगे। यदि ऐसा लगेगा, सभी सदस्य बहुमत से ये तय करेंगे कि युद्ध में शामिल होना चाहिए भारतीयों को, तब आपको शामिल करेंगे। आगामी किसी प्रकार का युद्ध होता है तो ये परिषद ही तय करेगी। तो इस प्रकार का प्रावधान इसमें किया। तीसरा प्रावधान इसमें बताया, देखो पहली बार ये बात हो रही है कि डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट घोषित कर दिया जाएगा। घोषित करने की बात है यहाँ पे आई। इसको समझो थोड़ा सा। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? मैंने आपको बताया कि डोमिनियन स्टेट, भारत को डोमिनियन स्टेट घोषित कर दिया जाएगा जो अंग्रेजों की तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हिंदी में अधिराज्य बोलते हैं अपने। इस प्रकार का स्टेट जिसके अंतर्गत ये प्रशासन तो संभालेगा अंग्रेज की गवर्नमेंट, कहने का मतलब ब्रिटिश सम्राट प्रशासन का कार्य करेगा। गवर्निंग बॉडी है, वो गवर्निंग बॉडी कहाँ की होगी? ब्रिटिश की होगी। जबकि यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की विधि से संबंधित कार्य, प्रांतीय स्वायत्ता से संबंधित कार्य, स्वशासन से संबंधित कार्य, सारे के सारे कार्य अपनी इच्छा से भारतीय लोग करेंगे। परंतु गवर्निंग बॉडी किसकी रहेगी? वो रहेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। इसको ऐसे बोल सकते हैं आधी आजादी। कहने का मतलब है एक ही प्रकार के जो विषय हैं उन पर दोहरा शासन होना। तो ये बात यहाँ पे है। और बात एक और बोलेगी, बोले कि हम क्या करेंगे, भारतीय संविधान, पहली बार बात बताई गई है कि भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मेशन कौन करेगा? इंडियन लोग ही करेंगे। और ये आगे चल करके अपन देखते हैं, धीरे धीरे ये बात हो रही है और आगे चल करके यही चीज किस में होगी? कैबिनेट मिशन आएगा और उसमें संविधान सभा की बात अपन करेंगे और उसी के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं। पहली बात है अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 का है, वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो, और ये प्रस्ताव रखते हैं कि पहली बात तो हम क्या करेंगे, आपको कार्यकारी परिषद में भारतीयों को ज्यादा शामिल कर देंगे, आपका प्रतिनिधित्व है, आपकी भागीदारी हम ज्यादा बढ़ा देंगे। दूसरी बात, किसी भी प्रकार के युद्ध में यदि आप हिस्सा लोगे तो वो चीज तय करेगी एक युद्ध सलाहकार परिषद। तीसरी बात, ये भारत को डोमिनियन स्टेट घोषित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होगी? इंडियन गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी। और ये भी बताया कि जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार की बात भी इसमें की गई। अब देखो, इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर के लॉर्ड लिनलिथी को आते हैं और दोनों बड़े जो दल हैं, कौन कौन से? एक तो कांग्रेस पार्टी, एक तो कौन सी पार्टी है? कांग्रेस, और दूसरी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये दोनों पार्टी,
पहले अपने देखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जैसे ही कांग्रेस ने अपने पदों से इस्तीफा दिया तो वो अंग्रेजों की साइड में हो गई। अब इस प्रस्ताव में जो बातें थी, उन बातों को सुनकर के कांग्रेस ने क्या कर दिया, इसका बायकॉट कर दिया अगस्त प्रस्ताव। क्यों? क्योंकि कांग्रेस डोमिनियन स्टेट को नहीं चाहती थी। डोमिनियन स्टेट को नहीं चाह करके, और वो क्या चाहती थी, पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति चाहती थी कि हमें आधी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमारे भारत को क्या कर दो, आजाद कर दो। इस प्रकार की बात इसमें बोले कि यदि आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही भारत को स्वतंत्र कर देते हो तो हम कांग्रेस पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, इनके मेंबर हैं, वो सारे के सारे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होंगे, हमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज इसमें नहीं है। अब देखो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसने भी इस अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया। इसके विरोध करने का कारण क्या था, इसमें यह बात थी कि भारत की बात थी कि भारत संघ है भाई, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, भारत का क्या हो, विभाजन हो, पार्टीशन ऑफ इंडिया, और एक देश बने पाकिस्तान और एक बने भारत, इस प्रकार की बात थी। जबकि ऐसा कुछ इसमें नहीं था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ये बात थी, पार्टीशन ऑफ इंडिया इसको इसमें स्वीकार नहीं था, इसलिए इसने भी विरोध किया और इन्होंने डोमिनियन स्टेट को ठुकरा दिया और बोले कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य। तो इस प्रकार की बात इसमें की गई। बहुत सी बार क्या होता है, डायरेक्ट आता है कि अगस्त प्रस्ताव कब का है, तो ये है आपकी अगस्त 1940 का। उस टाइम वाइस राय कौन है, लॉर्ड लिथी को। और इसमें बात क्या थी, इसका विरोध क्यों किया, ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताई। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपने, एक घटना और है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह भी 1940 का है, परंतु व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसे अगस्त प्रस्ताव के बाद का घटनाक्रम है। हुआ क्या था, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने भी विरोध किया, मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया। अब अगस्त प्रस्ताव के विरोध स्वरूप ये क्यों बनाया गया था, अगस्त प्रस्ताव के विरोध के लिए, अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब ये हो गया, अंग्रेजों की जो युद्ध नीति थी, अंग्रेजों की जो युद्ध नीति थी, वार पॉलिसी थी, इस युद्ध नीति का विरोध करने के लिए सारे के सारे जो भारतीय क्रांतिकारी हैं वो इसका विरोध करेंगे। इसकी युद्ध नीति को एकदम से नकारने के लिए ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। और इसकी जो प्रेरणा की बात करें, इसकी अगुवाई किसने की थी, तो वो अगुवाई किसने की थी, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने क्या किया कि हम क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह का मतलब हम जो बातें अभी जो अंग्रेजों की तरफ से ये जो अगस्त प्रस्ताव आया, इनकी बातों को हम स्वीकार नहीं करते। और हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं पूर्ण स्वराज्य। दूसरी बात है, हम ये चाहते हैं कि भारत ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल नहीं होगा, किसी भी देश की तरफ से शामिल नहीं होगा। तो इसलिए ये लोग का विरोध करने के लिए अहिंसा का रास्ता अपनाते, क्योंकि आपको पता है कि अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी। तो अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं और क्या करते हैं कि गांधी जी ने नेतृत्व किया, परंतु गांधी जी इस सत्याग्रह में सत्याग्रह ही नहीं बने, जबकि इसका पहला जो सत्याग्रही है, प्रथम सत्याग्रही, देखो पहला जो सत्याग्रही है
वो कौन था? विनोबा भावे। विनोबा भावे। और दूसरे नंबर का, ये तो हो गया पहला, दूसरे नंबर का जो सत्याग्रही है वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और एक बार ये चीज भी पूछिए, तीसरा सत्याग्रही है वो है ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको बताया अंग्रेजों के विरोध स्वरूप व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया 1940 में। ये प्लान था किसका? महात्मा गांधी का। बोले कि अहिंसा के तरीके से अपने अंग्रेजों के विरोध स्वरूप आंदोलन करेंगे। इसमें पहला सत्याग्रही कौन बना? विनोबा भावे। विनोबा भावे के बारे में आपने कभी पढ़ा हो तो, ये विनोबा भावे है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक आंदोलन चला था, यदि आपको थोड़ा सा ध्यान में आ रहा हो, कभी पढ़ा हो, वो था भूदान आंदोलन। दानी आंदोलन। कई बार ऐसे आता है कि भूदान आंदोलन का संबंध किससे है, तो विनोबा भावे से है। 1951 में चलाया गया था। और ये चलाया कहाँ पे गया था? आंध्र प्रदेश में। और वर्तमान में ये जो जगह पड़ती है वो है आपकी तेलंगाना में, जहां से इस आंदोलन को प्रारंभ किया। ये आंदोलन भूदान है, कहने का मतलब जो पूंजीपति, जो जमींदार थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, उन लोगों से गरीब मजदूरों के लिए भूमि का टुकड़ा दान में लेना और फिर उन लोगों को बांट देना। इस प्रकार का आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही। तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। ये जो विनोबा भावे थे उन्होंने सत्याग्रह किया कभी? 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को। और इन्हें 21 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। 21 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया, विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया। अब हुआ क्या? ये जो गिरफ्तार का सिलसिला था ये कंटिन्यू रहा, क्योंकि आंदोलन का ये भी हिस्सा होता है गिरफ्तारी देना। तो इसमें लगभग 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। परंतु ये भी व्यक्तिगत सत्याग्रह भी उसी तरीके से फ्लॉप हो गया जैसे असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 का, और 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन फ्लॉप हुआ था। यहाँ पे अंग्रेजों ने किसी तरीके से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी इस आंदोलन। तब अंततः इसे वापस ले लिया गया इस आंदोलन को। अब बात यह थी कि गांधी जी इसमें सत्याग्रही नहीं बने थे। इसका रीजन यही था, गांधी जी चाहते थे कि यदि मैं जेल चला गया तो पीछे से इस आंदोलन को संभालेगा कौन। तो ये क्या कर रहे थे? ये इसकी योजना तैयार कर रहे थे, एक रूपरेखा तैयार कर रहे थे। इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह, जो सत्याग्रही नहीं बने। अब सत्याग्रही नहीं बने इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यदि आप इस आंदोलन का हिस्सा बनते हो और सत्याग्रही बनते हो तो पहले वहां के जिला परिषद का जो जिला न्यायाधीश है उसको ये बताना पड़ेगा कि मैं सत्याग्रह करने के लिए तैयार हूं। यहाँ पे वो एप्लीकेशन देगा और उसके बाद एक निश्चित स्थान है। देखो ये स्टार्ट कहां से हुआ था? ये है परवन आश्रम। परवन आश्रम है महाराष्ट्र में। परवन आश्रम में महाराष्ट्र से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन के अंतर्गत इसी जगह पे, जिनकी जगह फिक्स थी वहां पे फिर सत्याग्रह के लिए शपथ लेनी पड़ती और फिर वो व्यक्ति सत्याग्रही बन जाता। इतना कुछ नहीं है अपने को। देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 का घटनाक्रम है। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे। इसका अगुवाई किसने की, इसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों आता? अंग्रेजों की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए, अगस्त प्रस्ताव की बातों को अस्वीकार करने के लिए यह चलाया गया था। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, आज तक जितने भी
ये जो नवा वीडियो है, 1 से लेकर के जो 9 क्लास हुई है, देखो ऐसा कोई भी शायद प्लेटफॉर्म होगा, आप इसकी कंपैरिजन एक दूसरे से कर लेना। किसी भी प्रकार का मैटर आपको ऐसे लगे जो मैंने आपको डिटेल बताई और उस डिटेल से ज्यादा भी डिटेल आपको मिल रही है, या फिर ऐसा कि जिसमें ऐसे लगे कि इसमें ये मिस्टेक है, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताना। आप ये पढ़ो कहीं से भी, परंतु पढ़ाई अवश्य कीजिए। और आपको एक बात बताऊं, बिना तैयारी के आपको ऐसे लगता है कि सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको लंबे टाइम का जो पढ़ाई करने की आवश्यकता है, और कम से कम 3-4 घंटे तो आपको डेली पढ़ने की आवश्यकता है। जब भर्ती आए उससे पहले अपने आप को तैयार रखो, ताकि जैसे ही भर्ती आई तो अपने माइंड में एक प्रेशर नहीं आएगा। और प्रेशर नहीं आएगा तो आप लोग क्या करोगे, आराम से शांत चित होकर के पढ़ाई करोगे तो आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। इसलिए भर्ती आने से पहले तैयारी शुरू करें। और आपकी इच्छा, आप किस प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं। तो अभी अपनी कुल मिला करके 1940 तक का जो घटनाक्रम है वो देखा, और मैंने आपको संवैधानिक के विकास के बारे में बताया। और ये संवैधानिक विकास है, इसका संविधान का जो इतिहास है, ये इतिहास अपने ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू करके और फिर अपन आज 1940 तक की बात कर रहे हैं। आप ये हो सके तो अपना खुद के नोट्स तैयार कीजिए इस मैटर से। आपको क्या रहता है लगभग कि किताब बता दीजिए, नोट्स बता दीजिए। देखो किताब है, नोट्स, मैं तो बोलूं हर किताब बेस्ट है, हर नोट्स है वो बेस्ट है। परंतु यदि आपका खुद का है, आप खुद अपने खुद के हाथों से तैयार कीजिए, उसके बाद पढ़िए, देखो सिलेक्शन होगा ही पक्का। धन्यवाद।